हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम SW सोलर यानी कि स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक के ऊपर फुल एनालिसिस करने वाले हैं और एकदम सारी चीज़ों को अच्छी तरह से समझने वाले हैं। देखो गाइज, मैं क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता, इसलिए अक्सर हमारी वीडियोज लॉन्ग हो जाया करती हैं, खास करके ये फुल एनालिसिस वाली वीडियोज की बात करें तो देखो, अगर आपको इस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल्स में समझनी है, अच्छी तरह से समझनी है, तो इस वीडियो के साथ आपको एंड तक बने रहना है। चलो शुरू करते हैं। कंपनी का नेम है स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है और रिन्यूएबल सेक्टर से बिलोंग करती है। चलो अब हम इनकी बिजनेस को समझते हैं कि किस प्रकार की इनकी बिजनेस है। Sterling and Wilson Solar Limited is one of the leading end-to-end solar engineering, procurement and construction solutions provider globally and is also engaged in the operation and maintenance of solar power projects। तो देखो, ये जो कंपनी है ये सोलर ईपीसी के क्षेत्र में एक वन ऑफ द लीडिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है ग्लोबली। सोलर ईपीसी के क्षेत्र में काम क्या होता है वो मैं आपको क्लियर कर देना चाहूँगा। देखो, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, मतलब जब भी कोई सोलर पावर प्रोजेक्ट्स चालू होती हैं तो जो भी सोलर की प्लांट सेटअप होती हैं उसमें एकदम शुरू से लेकर अंत तक का जो काम होता है वो ये कंपनी करती है। पूरी एंड टू एंड A to Z काम करती है कोई भी सोलर पावर प्रोजेक्ट्स को सेटअप करने के लिए, ठीक है, जिसमें डिज़ाइनिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग, सभी चीज़ें ये कंपनी करती है किसी भी सोलर पावर प्लांट्स को सेटअप करने के लिए। और साथ ही साथ जो सोलर पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके अंदर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का भी ये काम करती है। अब देखो, यहाँ पर द कंपनी इज बैक्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग परसेंटेज ऑफ द रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो देखो, रिलायंस इंडस्ट्रीज की भी सपोर्ट इस कंपनी को मिली है। बहुत ही बढ़िया स्टेक रिलायंस ग्रुप ने यहाँ पर ले रखा है, वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे। चलो आगे देखते हैं कंपनी की हिस्ट्री। चलो तो देखो, कंपनी वाज अ पार्ट ऑफ शापूरजी पलोंजी ग्रुप एंड इज प्रमोटेड बाय शापूरजी पलोंजी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड एंड मिस्टर खुर्शीद दारूवाला। तो ये जो कंपनी थी शापूरजी पलोंजी ग्रुप की ही एक कंपनी थी जिनके प्रमोटर्स शापूरजी पलोंजी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड एंड मिस्टर खुर्शीद दारूवाला है। पोस्ट डी मर्जर फ्रॉम Sterling and Wilson Private Limited SWREL was incorporated in 2017। तो देखो, जो स्टर्लिंग एंड विल्सन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी उसकी डीमर्जर हो जाने के बाद ये जो कंपनी है SWREL यानी कि SW सोलर, इसकी शुरुआत हुई 2017 में एंड इज एंगेज्ड इन EPC एंड O&M फॉर सोलर पावर प्लांट्स। तो ये तो अभी हमने डिस्कस किया ही इन FY22। अब देखो, रिलायंस की जो स्टेक की बात हमने किया था उसके ऊपर अब डिस्कस करेंगे। तो देखो, देयर वाज एन एक्विजिशन ऑफ स्टेक इन SWREL बाय रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड, अ सब्सिडरी ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री। करेंटली REL owns 32.6% स्टेक इन द कंपनी। तो देखो, रिलायंस ग्रुप की बहुत ही बढ़िया स्टेक है इस कंपनी के अंदर, यानी कि SW सोलर के अंदर। रिलायंस ग्रुप की एक सब्सिडरी कंपनी है रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड। तो रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड की स्टेक है 32.6% की इस कंपनी के अंदर। तो काफ़ी बढ़िया स्टेक ऑन कर रखी है रिलायंस ग्रुप ने इस कंपनी के अंदर। और देखो, ये जो कंपनी है पहले काफ़ी टाइम से ऑर्डर्स इनको नहीं मिल रही थी, इस वजह से कंपनी घाटे में चल रही थी, लेकिन अब यहाँ पर ऑर्डर्स लगातार काफ़ी बेहतरीन तरीके से मिल रही है। साथ ही साथ रिलायंस ग्रुप की सपोर्ट भी है, तो इस वजह से थोड़ी सी कंपनी अब अच्छी तरह से परफॉर्म कर रही है। थोड़ी सी इनकी जो हालत थी वो ठीक होते हुए नज़र आ रही है। अब देखो, यहाँ पर द कंपनी हैज सेटअप इट्स लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन सोलर फोटोवोल्टाइक प्लांट फॉर 1177 मेगावाट इन अबू धाबी। तो देखो, ये जो कंपनी है इन्होंने एक प्लांट सेटअप की है, लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन सोलर फोटोवोल्टाइक प्लांट, जो कि अबू धाबी में है। और इसकी कैपेसिटी की बात करें तो ये है 1177 मेगावाट। तो काफ़ी बढ़िया बात है। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं लीडरशिप।
कंपनी की। तो देखो, लीडिंग सोलर ईपीसी सॉल्यूशंस प्रोवाइडर इन द वर्ल्ड, तो पूरे वर्ल्ड में यहां पर बताई जा रही है कि ये एक लीडिंग सोलर ईपीसी सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है। चलो अच्छी बात है। उसके बाद देखो, लीडिंग सोलर O&M प्लेयर ग्लोबली, तो सोलर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के क्षेत्र में भी देखें तो ये एक लीडिंग ग्लोबल प्लेयर है। अच्छी बात है। नेक्स्ट यहां पर देखें, नंबर 1 सोलर ईपीसी प्लेयर इन ऑस्ट्रेलिया, तो सोलर ईपीसी प्लेयर के क्षेत्र में ये ऑस्ट्रेलिया में नंबर 1 पोजीशन पर है। उसके बाद यहाँ पर ईपीसी पोर्टफोलियो की बात करें तो ये है 18 GB GWP। उसके बाद ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस पोर्टफोलियो की बात करें तो ये है 7.6 GWP यानी कि गीगावाट पीक। उसके बाद यहाँ पर हम प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की बात करते हैं। वैसे देखो, आपको इतने में ही पता चल गई होगी कि कंपनी की बिजनेस किस प्रकार की है, लेकिन फिर भी यहाँ पर देख लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस भी मिल सकती हैं। द कंपनी ऑफर डिजाइन, डिटेल्ड इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग एंड ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस सर्विसेज अंडर टर्न की ईपीसी एंड बीओएस यानी कि बैलेंस ऑफ सिस्टम solutions for utility scale rooftop and floating solar power projects. It also offers solar plus storage solutions. तो देखो, मतलब ईपीसी के क्षेत्र में तो एक है ही लीडिंग ग्लोबल प्लेयर। इसके अलावा ये जो कंपनी है ये सोलर प्लस स्टोरेज सॉल्यूशंस के ऊपर भी काम करती है। और देखो, इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इस प्रकार के हैं। रूफटॉप सोलर के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके अंदर भी ये काम करती है, और जो फ्लोटिंग सोलर्स पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके अंदर भी ये काम करती है। देखो, जो सोलर्स पानी में जो तैरते हुए रहते हैं, मतलब लैंड की अगर कमी है तो कोई ऐसे तालाब वगैरह की तरह जहाँ पर पानी होती है काफ़ी ज़्यादा, डैम वगैरह में, तो वहाँ पर पानी में भी एक तैरता हुआ सोलर प्लांट सेटअप हो सकता है। तो उस प्रकार की काम भी ये कंपनी करती है, उस प्रकार की भी प्लांट सेटअप करती है, और रूफटॉप सोलर पावर प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उनके अंदर भी काम करती है। अब देखो, रेवेन्यू मिक्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखो, इंटरनेशनल ईपीसी से इनकी जो रेवेन्यू है ये आती है 13%, एंड डोमेस्टिक ईपीसी से रेवेन्यू आती है 80%, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस से आती है 7%। ये FY24 की डेटा बताई जा रही है, जो कि रिसेंट की डेटा है। चलो अच्छी बात है कि इंटरनेशनली इनकी डिपेंडेंसी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 13% है। बाकी ज़्यादातर यहाँ पर इनकी जो यहाँ पर इंडिया से ही बिजनेस होती है 80% की, ठीक है। और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के थ्रू यहाँ पर 7% है। जोग्राफिकल प्रेजेंस की बात करें तो देखो, कंपनी हैज ऑफिसेज इन 28 कंट्रीज विथ प्रोजेक्ट्स इन 20 कंट्रीज एज ऑफ मार्च 24। तो यहाँ पर 28 कंट्रीज में इनकी ऑफिसेज हैं, और यहाँ पर 20 कंट्रीज में इनकी जो प्रोजेक्ट्स हैं ये अभी चल रही हैं, मार्च 24 के अकॉर्डिंग बताई जा रही है। क्लाइंट्स की बात करें तो देखो, क्लाइंट्स भी इनकी काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। NTPC है, सेम कॉर्प, एनजी, क्लीन टेक सोलर, सेरेंटिका, एम्प्लस सोलर, etc। तो ये सब इनके क्लाइंट्स हैं। अब यहाँ पर हम ऑर्डर बुक की बात करें तो ऑर्डर बुक भी काफ़ी बेहतरीन रही है FY23 के मुकाबले में FY24 के अंदर। देखो, एज ऑफ FY24 ऑर्डर बुक स्टैंड्स एट 8,084 करोड़ compared to RS 4,913 करोड़ एज ऑफ मार्च 23। तो देखा जाए तो अप्रोक्स यहाँ पर डबल इनकी ऑर्डर बुक हो चुकी है FY24 में FY23 के मुकाबले। उसके बाद कंपनी हैज रिसीव्ड टोटल ऑर्डर्स इन 13 प्रोजेक्ट्स वर्थ 6,023 करोड़ इन FY24। तो यहाँ पर कंपनी को टोटल ऑर्डर्स मिले हैं 13 प्रोजेक्ट्स की, जिनके अंदर अगर हम वैल्यू की बात करें तो ये है 6,023 करोड़ की, ये 13 प्रोजेक्ट्स में। उसके बाद यहाँ पर देखो, कंपेयर टू न्यू ऑर्डर इनफ्लो इन 4,387 करोड़ इन FY23, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटेड वर्थ RS 2,825 करोड़ इन FY24। तो देखो, ऑर्डर्स इनको काफ़ी बेहतरीन मिले हैं FY24 में। अब देखो, यहाँ पर आपको मैं ऑर्डर्स दिखाऊंगा
तो आपको लगेगा कि देखो कितनी सारी ऑर्डर्स इन्हें मिली हैं FY24 में, वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं जोग्राफिकल स्प्लिट बाय ऑर्डर यहाँ पर, ठीक है, ऑर्डर बुक यहाँ पर देखते हैं। तो इंडिया से यहाँ पर देखो जो इनको ऑर्डर्स मिले हैं ये 84.8%, काफ़ी बेहतरीन है, डिपेंडेंसी ज़्यादा नहीं है दूसरे कंट्रीज के ऊपर। यूरोप से यहाँ पर 14.3%, ऑस्ट्रेलिया से 0.5%। तो देखो ऑर्डर्स जो इनको मिलते हैं ये ज़्यादातर इंडिया से ही मिलते हैं अभी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। उसके बाद देखो न्यू ऑर्डर्स FY24, तो यही अभी मैं बोल रहा था कि ऑर्डर्स भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो देख सकते हो ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा मिले हैं। रिसीव्ड ऑर्डर ऑफ मॉड्यूल प्लस BOS पैकेज ऑफ 375 मेगावाट DC इन Q2 FY24। फिर रिसीव्ड ऑर्डर ऑफ वन ऑफ सिंगल लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट्स इन कंट्री, मॉड्यूल प्लस BOS पैकेज ऑफ 220 मेगावाट DC इन Q3 FY24। उसके बाद यहाँ पर देखो और भी हैं यार, एक एक को तो मैं बोलूँगा तो और भी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, और ये ऐसे ज़रूरी नहीं है कि हर जो ऑर्डर्स है उनके बारे में आपको मैं बताऊं। आप लोग खुद भी यहाँ पर देख सकते हो कितने सारे ऑर्डर्स मिले हुए हैं कंपनी को। ऑर्डर्स इतने ज़्यादा हैं कि यार वीडियो में डिस्कस करना भी ठीक नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। आप लोग खुद से अगर आप एक एक ऑर्डर्स को समझना चाहते हो तो आप स्क्रीन पे विजिट करके देख सकते हो। देखो गुजरात की जो गवर्नमेंट की जो पावर कंपनी है उनसे भी ऑर्डर मिली हुई है इस कंपनी को, GIPCL देख सकते हो। इधर भी देख सकते हो कितने ज़्यादा ऑर्डर्स हैं। रिसीव्ड ऑर्डर ऑफ, रिसीव्ड ऑर्डर ऑफ, रिसीव्ड ऑर्डर ऑफ, देख सकते हो 72 मेगावाट, 319 मेगावाट, 490 मेगावाट, ये सब देखो Q2 FY24, Q1 FY24, Q1 FY24, सब फाइनेंशियल ईयर 2024 की ऑर्डर्स यहाँ पर देखने को हमें मिल रही हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कुछ और भी चीज़ों को। तो देखो सन अफ्रीका की यहाँ पर हम बात करते हैं। तो देखो कंपनी ने अफ्रीका के साथ भी डील की है। कंपनी साइंड अ MOU इन September 22 with Nigerian government and Sun Africa to design and construct 961 megawatt peak at 5 locations in Nigeria, along with battery energy storage systems with total installed capacity of 455 MWH. डील फाइनलाइजेशन इज अवेटेड। तो देखो अफ्रीका के साथ भी इन्होंने डील की है एंड अच्छी खासी डील की है इन्होंने, ये देख सकते हो 961 मेगावाट पीक की, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के ऊपर भी डील किया है। तो इसके ऊपर भी ये काम करती है, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के अंदर भी ये काम करती है। बाकी EPC का काम तो है ही, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का तो काम है ही, ठीक है। तो देखो अभी आई थिंक आप लोगों को कंपनी की बिजनेस के बारे में आइडिया मिल चुकी होगी कि किस प्रकार की बिजनेस है, ऑर्डर बुक कितने बेहतरीन रहे हैं FY24 में, एंड जोग्राफिकल प्रेजेंस भी हमने देखा कैसा है यहाँ पर। अब चलो फंडामेंटल्स देखते हैं कंपनी की कैसी है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम मार्केट कैप की बात करें तो एक स्मॉल कैप कंपनी है, 16,461 करोड़ की मार्केट कैप है। स्टॉक PE की जो डेटा है ये अवेलेबल यहाँ पर नहीं है, लेकिन PE की बात करें तो ये माइनस में है PE, ठीक है, क्योंकि कंपनी काफ़ी टाइम से घाटे में चल रही है, तो इस वजह से जो PE है ये भी माइनस में है। ROCE की बात करें तो 2.83 जो कि कुछ खास नहीं है। ROE देख सकते हो माइनस में है। डेप्ट की बात करें तो 516 करोड़, डेप्ट टू इक्विटी कुछ खास नहीं है, 0.53 की है। प्लेस्ड परसेंटेज यहाँ पर देखो, प्लेस्ड परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है, 37.2% है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है ये गिरवी है 37% के लगभग में। PEG रेशियो तो अवेलेबल नहीं है। करंट प्राइस है 706 की, बुक वैल्यू 41.6 की, एंड फ्री कैश फ्लो है 538 करोड़ की। 52 वीक हाई एंड लो की बात करें तो देख सकते हो कितने ज़्यादा डिफरेंस है। 52 वीक हाई है 747 की और लो है यहाँ पर 253 की। डिविडेंड नहीं देती है। फेस वैल्यू है 1 रुपये की। प्रोमोटर होल्डिंग है 52.9% की एंड EPS है -9 रुपीज़ की। चलो यहाँ पर देखो ये है
पी की चार्ट, 5 ईयर्स की पी चार्ट है ये। और अभी देखो इधर है ये जो कि माइनस में है इसकी पी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम इनकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स देखेंगे कैसा रहा है। तो देखो यहाँ पर सेल्स के रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो अप्रोक्स यहाँ पर 5,200 करोड़ थी मार्च 2022 में, जो कि यहाँ पर घटकर मार्च 2023 में हो गई 2,015 करोड़। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर घटते हुए देखने को मिली है। उसके बाद फिर से 2024 में, अभी की बात करें मार्च 2024 में, यहाँ पर बढ़ गई है 2,015 करोड़ से बढ़कर 3,035 करोड़ हो गई है। अब नेट प्रॉफिट की भी यहाँ पर हम बात करें तो देखो नेट प्रॉफिट में यहाँ पर माइनस में हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर देख सकते हो माइनस 916 करोड़ थी, मतलब घाटे में थी कंपनी। फिर यहाँ पर और भी ज़्यादा घाटा बढ़ गया, माइनस 1175 करोड़। और अभी की बात करें जो हाल फिलहाल ही इनकी रिजल्ट पब्लिश हुई है Q4 की, तो इसमें देखें तो यहाँ पर थोड़ी सी सुधार होते हुए हमें देखने को मिल रही है। जो इनके घाटे हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हुए, अप्रोक्स 900 करोड़ यहाँ पर कम हुआ है इनका घाटा। 1175 करोड़ जो थी यहाँ पर लॉसेज, वो अब यहाँ पर लॉसेज देखने को मिल रही है माइनस 211 करोड़। और आने वाले टाइम में कंपनी की तरफ से ये गाइडेंस भी है कि आगे चलकर जो हम घाटे में हैं वो प्रॉफिट में जा सकते हैं, इस प्रकार की गाइडेंस है, ठीक है। EPS भी यहाँ पर देखोगे तो -47 से -61 हो गया था। फिर अभी देख सकते हो बढ़िया यहाँ पर देखने को मिल रही है, -9 अब रह गया है। आने वाले टाइम में देखते हैं यहाँ पर कैसा परफॉर्मेंस होता है। वैसे देखा जाए ऑर्डर बुक के अनुसार तो अच्छा यहाँ पर परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है हमें। अब यहाँ पर हम कंपनी के सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो देखो 5 साल में सेल्स ग्रोथ -18%, 3 साल में सेल्स ग्रोथ -16%। तो काफ़ी खराब है, यहाँ पर लॉसेज में कंपनी चल रही थी पहले से। लेकिन ट्रेलिंग 12 मंथ की बात करें तो सेल्स ग्रोथ देखो 51% से बढ़ी है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 3 ईयर्स में 8%, जो कि ज़्यादा नहीं है। लेकिन ट्रेलिंग 12 मंथ्स में देखो प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ही बढ़िया हुई है 82% की। चलो आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पर स्टॉक प्राइस CAGR की बात करते हैं। तो देखो 3 ईयर्स में 32% के CAGR से स्टॉक की प्राइस बढ़ी है और 1 ईयर में 139% के CAGR से स्टॉक का प्राइस यहाँ पर बढ़ी है, तो बढ़िया है। एंड रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी खराब हमें देखने को मिल रही है। 5 साल में -68%, 3 साल में -152%, लास्ट ईयर में -57%। तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी यहाँ पर माइनस में देखने को मिल रही है। लेकिन अब यहाँ पर अगर हम बैलेंस शीट के अंदर देखें तो बैलेंस शीट के अंदर थोड़ी सी हमें अच्छी देखने को मिल रही है, बोरोइंग्स के अंदर एंड रिजर्व के अंदर। तो देख सकते हो जो इनकी बोरोइंग्स थी मार्च 2023 में 2030 करोड़ की थी, जो कि अब यहाँ पर मार्च 2024 में घटकर हो गई है 516 करोड़। तो इन्होंने अपने जो कर्जे हैं इनको काफ़ी बढ़िया तरीके से रिड्यूस किया है। साथ ही साथ जो इनके कैश रिजर्व हैं ये भी देख सकते हो बढ़िया तरीके से बढ़ी है। -244 करोड़ जो थी कैश रिजर्व, ये अब प्लस में हो चुकी है 946 करोड़। 946 करोड़ कैश रिजर्व है और इसके मुकाबले में यहाँ पर अगर हम बोरोइंग्स यानी कर्ज की बात करें तो सिर्फ 516 करोड़ है। तो देखा जाए तो बढ़िया है, यहाँ पर बोरोइंग्स कम है और कैश रिजर्व ज़्यादा है। अब यहाँ पर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं। तो देखो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है ये पिछले कुछ क्वार्टर से लगातार हमें ट्रिम होते हुए देखने को मिल रही है और अभी जो परसेंटेज है ये है 52.94%। और देखो ये जो 52.94% है इसमें से 37% के अप्रोक्स तो प्लेस्ड है, जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है ये गिरवी रखे हुए हैं, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट भी हो सकती है। और देखो प्रमोटर्स अपनी जो होल्डिंग्स हैं उनको गिरवी रखते हैं कंपनी को ग्रो करने के लिए। जब पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तो फिर जो अपनी होल्डिंग्स है उनको गिरवी रखकर पैसा उठाते हैं, इस प्रकार से भी चीज़ें होती हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट ही है। अब यहाँ पर हम FIIs एंड DIIs की बात करें तो देखो FIIs की होल्डिंग थी पिछले क्वार्टर में 11.9%, जो कि इस बार घटकर हो चुकी है 10.5%। DIIs की बात करें तो ये थी 9.75%, जो कि अभी बढ़कर हो चुकी है 10.64%। पब्लिक की बात करते हैं तो पब्लिक की होल्डिंग देखा जाए तो अभी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है,
25.34% थी, जो कि अभी भी यहाँ पर बढ़कर 25.91% हो चुकी है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो प्रमोटर्स की होल्डिंग ठीक ठाक है। बस प्रॉब्लम ये है कि जो प्लेस्ड परसेंटेज है ये काफ़ी ज़्यादा है। अगर अगले क्वार्टर में हमें घटते हुए दिखते हैं प्रमोटर्स की जो प्लेस्ड परसेंटेज, तो फिर एक बहुत ही अच्छी बात होगी, एक पॉजिटिव बात होगी। और यहाँ पर अगर हम FIIs DIIs की बात करें तो FIIs DIIs की भी जो इंटरेस्ट है इस स्टॉक के ऊपर वो ठीक ठाक हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अब हम चार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल्स तो हमने देख लिया, चार्ट के ऊपर डिस्कस करें तो देखो अभी ये जो इनकी शेयर प्राइस है वो लगभग अपनी ऑल टाइम हाई के लेवल पर पहुंची हुई है। ये जो हाई का लेवल है ये उस टाइम का है जब ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई थी, और उसके बाद यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा करेक्शन आई क्योंकि इनके जो ऑर्डर्स हैं वो नहीं चल रहे थे, ठीक से ऑर्डर्स मिल ही नहीं रहे थे। इस वजह से कंपनी घाटे में चल रही थी और शेयर प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा गिर गई थी, लगभग 250-300 के आसपास चली गई थी। लेकिन अब इनके ऑर्डर्स मिलने चालू हो गए हैं, रिलायंस ग्रुप का भी सपोर्ट मिला है, तो इस वजह से कंपनी के अंदर ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। पिछले एक साल में अभी हमने देखा भी कि सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ कितनी बेहतरीन तरीके से बढ़ी है। कर्जे भी खत्म हुए कंपनी की, बहुत ही बढ़िया है। बाकी प्लेज्ड परसेंटेज की तो बात ही अलग है। तो देखो कंपनी के अंदर ग्रोथ आई है थोड़ी बहुत, इस वजह से जो शेयर प्राइस है इनमें तेजी आई है और अभी यहाँ पर ये लगभग अपने ऑल टाइम हाई के लेवल के आसपास ट्रेड कर रही है। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट करके सस्टेन होती है तो फिर और भी बड़े चांसेज देखने को मिल सकती हैं, और वो लेवल्स 800, 900, 1000, 1500 कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि ऊपर में कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, अगर हम गिरावट की बात करें तो यहाँ से अगर प्रॉफिट बुकिंग चालू होती है, जो कि ज़्यादातर लोग करते भी हैं, और इस रेजिस्टेंस से अगर प्रॉफिट बुकिंग चालू होती है तो फिर गिरकर ये 600 के लेवल तक आ सकती है, जो कि एक सपोर्ट है। और अगर इस सपोर्ट को भी तोड़कर नीचे तक आती है तो फिर ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट ले सकती है, जैसा कि देख सकते हो पिछले टाइम भी सपोर्ट ली थी यहाँ पर, तो इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट ले सकती है। और अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकडाउन दे दें तो फिर बहुत ही ज़्यादा फॉल हम देख पाएंगे इसकी शेयर प्राइस में। ठीक है, तो अगर किन्हीं को एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बाइंग करनी है, मैं आपको रिकमेंडेशन या फिर एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, बस एजुकेशनल पर्पस से डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो अगर किन्हीं को बाई करनी है तो अभी बाई करने का समय ठीक नहीं है, ये ऑल टाइम हाई के लेवल पर है। अगर आप डिस्काउंट के साथ बाइंग करना चाहते हो तो अप्रॉक्स 600 के लेवल तक आने दो, ठीक ठाक लेवल है, या फिर ये जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है यहाँ तक आने दो, तब आप बाइंग कर सकते हो। इधर से अगर गिरकर इधर आती है तो। अब यार कुछ लोग बोले हैं कि भाई तुमने बोला और मैंने बाई नहीं किया और ये ऊपर और भी ज़्यादा चला गया, अब मैं क्या करूं? तो भाई देखो ऐसी तो सोच होनी नहीं चाहिए कि अब ऊपर चला गया अब मैं क्या करूं, अब मैं बाई नहीं किया, मुझे अभी बहुत ज़्यादा फायदा हो गया होता। तो इस प्रकार की सोच तो रखनी नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपको इस लेवल पर भी बाइंग करनी है तो कर सकते हो, ये टोटली आपकी पर्सनल चॉइस है। ठीक है, बाद में मुझे मत कहना कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। ठीक है, क्योंकि इसमें जो प्रॉफिट होंगे जो भी लॉस होंगे वो आपके होंगे, प्रॉफिट होंगे तो वो आपके होंगे, लॉस होंगे तो वो भी आपके होंगे। तो इस वजह से सोच समझ कर चलना है। और एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हमारी स्ट्रैटेजी भी यही होनी चाहिए कि हम जब भी कोई स्टॉक में निवेश करें तो उसमें अच्छे से अच्छे डिस्काउंटेड रेट में इन्वेस्ट करें, ताकि हमारा रिस्क अच्छी तरह से मैनेज हो पाए। और अच्छे डिस्काउंट में खरीदेंगे तो उसका फ़ायदा ये भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम होल्डिंग्स बना पाएंगे। ठीक है, सो ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ ये भी आपको ध्यान में रखना है कि एक बहुत ही ज़्यादा वेटेज नहीं दे देनी है इस स्टॉक के ऊपर, क्योंकि आपने देखा कि अभी अभी ही ये अपने बुरे स्थिति से सुधरते हुए नज़र आ रही है। ठीक है, तो एक लिमिटेड अमाउंट के साथ जाना चाहिए, क्योंकि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है और साथ ही साथ ये लॉस मेकिंग कंपनी थी, तो अभी भी लॉस मेकिंग में है, लेकिन धीरे धीरे सुधार हो रही है। तो एक लिमिटेड अमाउंट के साथ आपको जाना चाहिए और अपने पोर्टफोलियो का एक लिमिटेड वेटेज ही इस स्टॉक के ऊपर देना है, बहुत ही ज़्यादा नहीं। ठीक है, सेक्टर तो बढ़िया है, रिन्यूएबल सेक्टर है और गवर्नमेंट की सपोर्ट भी रिन्यूएबल सेक्टर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मिली है। अगर आगे भी मिलती है
तो पूरे सेक्टर को ही फ़ायदा मिलेगा, तो इस कंपनी को भी फ़ायदे मिल सकते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो कंपनी अच्छी हो सकती है आगे चलकर। और जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि ऑर्डर्स इनको लगातार अभी मिलने चालू हो गए हैं, रिलायंस ग्रुप का भी सपोर्ट है, तो इस वजह से कंपनी आगे चलकर अच्छी ग्रोथ ला सकती है, ये हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। बाकी अगर हम प्रमोटर्स की प्लेस्ड परसेंटेज की बात करें तो ये भी अगर हमें नेक्स्ट क्वार्टर्स में घटते हुए देखने को मिलती है तो और भी अच्छी बात हो सकती है। ठीक है, सो ये रही हमारी आज की वीडियो SW सोलर के ऊपर। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर से पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।